अस्सलाम वालेकुम लिस्टर्स, आप सुन रहे हैं स्टार ट्रैक और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे माविश खान। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत अच्छे एक्टर, परफॉर्मर, और उनको हम वेलकम करते हैं अपने शो में, शाहिद निजामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, इससे पहले कि आपके काम के हवाले से बात करें, मैंने ये बड़ी चीज नोटिस की है, मैं उसका जिक्र भी करना चाहूंगी माशाल्लाह से, कि आप हमेशा चैरिटी वर्क में बहुत आगे आगे रहते हैं। और माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बड़ा एक अच्छा हसास दिल दिया है, एक नरम दिल दिया है, तो वो मुझे नजर आता है माशाल्लाह से आपकी काफी एफर्ट रहती है इस मामले में। बस वो तौफीक देता है और वो जो कुछ भी है हमारे पास वो सब उसी का दिया हुआ है, उसके दिए हुए में से देते हैं। अशफाक अहमद साहब का एक वाकया मैं यहाँ कोट करना चाहता हूँ। अशफाक साहब अपने उस्ताद के साथ जा रहे थे तो रक्षा में से उतरे, उस्ताद अंदर चले गए, मतलब मैं नाम उनका भूल जाऊँ, सुनिए किस्मत। तो अशफाक साहब जब अंदर गए तो उन्होंने पूछा कि रक्षे वाले ने की दिता। कहने लगे कि ₹2.5 बने थे, मैंने 3 दे दिए। कहने लगे 5 ही दे देते, तुमने कौन सा अपने पल्ले से देना, ये तो देना। तो मैं समझता हूँ कि हमें जिम्मेदारी है हमारी कि अगर हमें अल्लाह कुछ दे रहा है तो उसमें से वही अपने ऊपर सर्व करें जो हमारी जरूरियात है। हम आसाइशों में और जमा करने में और जखीरा करने में और ज्यादा से ज्यादा की हवस में अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भूल जाते हैं। मेरा ख्याल है कि हम पे उनका माशरा जो है वो इंसानों से बनता है और इंसान जो है वो माशरे से बनते हैं। हमारा माशरा जो है वो शायद इंसान नहीं क्रिएट कर रहा। हमारी कोशिश है कि हम अपने लोगों की मदद करें ताकि वो भी बेहतर इंसान बन सके। बस ये अल्लाह की दी हुई एक समझ ले तौफीक ही होती है, इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता, वो इरादा करता है, अल्लाह तौफीक देता है। अच्छा, अब अभी आपने जिक्र किया कि नसीम निजामी आपकी वालिदा हैं और आपके वालिद खालिद निजामी साहब, जाना पहचाना नाम है वो भी। तो आप पैदा एक ऐसे घर में हुए जो माशाल्लाह, मतलब आपके वालिद बहुत जबरदस्त परफॉर्मर, आपकी वालिदा बहुत अच्छी राइटर, तो डेफिनेटली वो तो एक जेनेटिक भी था कि आपको वो चीजें मिलनी थी। लेकिन फिर कब आपके जहन में ये ख्याल आया, कब आपने सोचा कि बाकायदा तौर पे इसी को प्रोफेशन बनाना है? मैं सच बताऊं आपको, मैं 9 साल का था और मेरे वालिद ने मुझे कहा कि आप क्या बनना चाहते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि आई वाज इन 4th ग्रेड है, 4th में था या 5th में था। तो मैंने कहा कि मैंने अभी सोचा नहीं। तो उन्होंने कहा सोच लो, अब यू हाफ वे योर स्कूल। तो मैंने उस दिन सोचा और उसके बाद किताब से रिलेशन था। एक्चुअली पापा परफॉर्मर थे लेकिन मेरी दादी राइटर थी। 14 किताबें उनकी शाया हो चुकी थी उनके इंतकाल से पहले तक। और मेरे नाना भी राइटर थे और मेरे मामू जुबैर अब्बासी साहब वो भी राइटर, फिर खाला सीमा गजल वो भी राइटर, अम्मी नसरीन निजामी, और मतलब आप समझ लीजिए मेरे ताया वो सहाफी हसन निजामी साहब। तो ये सबके दरमियान रहते थे, तो किताब से एक रिलेशन था। तो मैं पढ़ता था, तो मुझे लिखने का भी शौक था, लिखना चाहता था और उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे डायरेक्शन का शौक था। जो 9 साल की उम्र में मुझ पर ये उकदा खुला कि मुझे डायरेक्शन करनी है। तो लिखता मैं इसलिए हूं क्योंकि सब लिखते हैं। और डायरेक्शन जो है वो मैंने सीखी, उसमें फिर मैंने कैमरा एंड लाइटिंग टेक्निक सीखी और वो मैंने पढ़ाई भी एक यूनिवर्सिटी में। फिर उसके अलावा मैंने एडिटिंग भी सीखी और फिर वो डायरेक्शन का तक के तमाम असरार और रमूज जानने के लिए अदाकारी भी करना पड़ती है, ताकि आपको पता हो कि एक अदाकार कैसे सोचता है, ताकि आप उसको सही से हैंडल कर सकें एज अ डायरेक्टर। तो मैंने अदाकारी भी की, अभी भी कर रहा हूँ। ये सीन है, मतलब एक तरह से राइटिंग जो है वो तो आपको एक तरह विरसे में ही मिली। और अच्छा, मुझे मेरी ये नॉलेज में नहीं था कि जुबैर अब्बासी और सीमा गजल वो भी आपके रिश्तेदार हैं, ये मुझे अभी पता चला। मेरे सगे मामू जुबैर अब्बासी साहब मेरे सगे मामू, सीमा गजल ऑब्वियसली वो मेरी सगी खालत और जिंदगी में मामू जो है वो सही। तो इस तरह से शमून अब्बासी, अनूशे, ये आपके कजन्स बनते हैं? ये मेरे फर्स्ट कजन जी। सही, ग्रेट, जबरदस्त, ये मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अच्छा जी, तो फिर ये सिलसिला मतलब आपका जो शुरू हुआ लिखने लिखाने का, वो फिर आपने 9 साल में, अच्छा मुझे ये बात भी बड़ी मजे की लगी कि आपके वालिद ने आपके जब 9 साल की उम्र थी उस वक्त आपसे कहा कि मतलब अब तुम्हें सोच लेना चाहिए। अमूमन अभी इन दिनों आप देखें तो हमारे 9 साल के बच्चे तो इतने छोटे बच्चे तस्वुर किए जाते हैं कि जहाँ पे कोई मतलब सवाल ही नहीं उठ रहा होता इस बात का कि हमने क्या करना है आगे। तो ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच मतलब आपके वालिद की भी है कि उन्होंने आपको बहुत छोटी उम्र में एक डायरेक्शन दे दी, उन्होंने आपको एक सोच दी कि अब तुम तय कर लो कि तुमने कौन सा प्रोफेशन चुनना है, और ये रवैया होना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, हमारे यहाँ अब शायद तब्दीली आ रही है, लेकिन जिस जमाने में हम छोटे थे
और आपको मेरे चेहरे से अंदाजा हो रहा होगा मैं बहुत पहले छोटा था। नहीं, उस जमाने मैं में बल्कि आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आपका गेटअप जो है वो जाहिर सी बात है आपको इतने पुराने नहीं है, मैं जानती हूँ आपको, तो गेटअप आपने अभी ये बनाया हुआ है कुछ, क्या इसके पीछे है? वो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं आपको उस सवाल का जवाब दे दूं कि जब हम छोटे थे तो उस वक्त वालिदैन ये पूछते नहीं थे कि आपको क्या करना है, वो बताते थे क्या करना है। मिसाल के तौर पे वो कहते थे आपको डॉक्टर बनना है, तो बच्चा जो है वो चाहे मोची बनना चाहता हो उससे डॉक्टर ही बनना है, या आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बनना है, आपको फौज में जाना है तो अब आप दुनिया इधर की उधर हो जाए, फौज में जाना है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे घर में तालीम के अलावा कुछ एक और भी सोच थी, एक तमद्दुन था, एक तहजीब थी। तो मेरे वालिद ने मुझसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहते हो, और फिर मैंने ये फैसला किया कि मुझे ये बनना है, और उसके बाद फिर मैंने अपने आप को उसी तरह से तरबियत दी। मैं वही चीजें देखता रहा, वही चीजें पढ़ता रहा, वही चीजें सीखता रहा जो मेरे काम से मुताल्लिक़ हो, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम मैंने किए। दूसरा सवाल जो आपका मेरे गेटअप के हवाले से, ये मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, भी मैं नाम नहीं ले सकता उस फिल्म का, और वो अभी रिवील नहीं हुआ है, लेकिन एक फिल्म कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने गेटअप रखा है। एक छोटा सा कैरेक्टर है, 2 सीन है या 3 सीन है, लेकिन मैं चूंकि मैथड एक्टर हूँ और ये जाली दाढ़ी और जाली जो है वो मुझे नहीं अच्छा लगता, तो जब मुझसे इस फिल्म की बात हुई तो ये थोड़ा सा मेरा शेप बढ़ा हुआ था। उसके बाद मैंने ये 6-7 महीने में दाढ़ी और बाल ये मैंने बढ़ाए हैं। इससे पहले एक फिल्म की थी मैंने, सावन, वो इंटरनेशनली उसने 9 अवार्ड्स लिए। फरहान आलम उसके डायरेक्टर थे और मशरूत कादरी साहब राइटर हैं, वो अमेरिका में होते हैं दोनों ही। तो उनकी फिल्म थी, उसमें मैंने विलन का कैरेक्टर किया था, उसके लिए मैं गंजा हुआ था और गाड़ी रखी छोटी बलूच। तो मैं थोड़ा सा अलग तरह से सोचता हूँ, क्योंकि मैं बहुत रेयरली एक्टिंग करता हूँ, 1 साल 2 साल 4 साल में मैं जरा सा उसको बना के उसका गेटअप, लोग इसीलिए मुझे पहचानते भी नहीं एज एन एक्टर। अच्छा, आपका जैसे भी आपने कितनी गिरहे बाकी की बात की थी, और आपके सब जो आपका लिखा हुआ में है, अब वो अगर मैं बात करूं उसकी, तो उसमें किरदार की नफ्सियात, उसकी साइकी, उसके ऊपर काफी एक स्ट्रेस होता है, जब आप जोर देते हैं। एक ऐसा नहीं आपका किरदार होता जो खाली खुली हो, आपका किरदार जो है वो बताता है कि उसकी एक पूरी, उसके पीछे एक उसके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हमें नजर आते हैं, उसकी पूरी हमें उसका कैरेक्टर नजर आता है, उसमें बहुत सी गिरहे भी होती हैं, वो एक आम सुलझा हुआ इंसान नहीं होता, उसमें बहुत कुछ होता है, पेचीदा होता है। तो ये इसके पीछे क्या रीजन रहे, इसके पीछे क्या आपका कहना चाहिए कि पॉइंट है? देखिए, चक्कर ये है कि मेरा ख्याल ये है कि कोई भी सुलझा हुआ सीधा इंसान नहीं। जहां मैं पैदा हुआ, जिन लोगों के दरमियान मैं परवान चढ़ा, जहां मैंने तालीम हासिल की, जिस महल्ले में मैं रहा, मेरा बचपन गुजरा, मेरी जवानी गुजरी, जिस कॉलेज में मैं रहा, वहां पर कौन लोग मेरे इर्द गिर्द थे, फिर जिस यूनिवर्सिटी में मैंने तालीम हासिल की, वहां जो असातिज़ा थे, वहां जो दोस्त बने, ये तमाम लोग मिलकर एक शख्सियत बनाते हैं, एक पर्सनैलिटी क्रिएट करते। फिर एक और चीज होती है, वो होता है कैरेक्टर। पर्सनैलिटी के अंदर एक चीज होती है जो कैरेक्टर। पर्सनैलिटी तो वो है जो मैं नजर आ रहा हूं आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऐसा देखें, दैट इज पर्सनैलिटी। वो झूठ होता है, फेक होता है। लेकिन एक किरदार भी बन रहा होता है, इस पर्सनैलिटी के साथ साथ पीछे एक किरदार भी बन रहा होता है कि मेरे क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो मैं अपने ऊपर तय कर लेता हूं, मुझे ये काम करना है, ये नहीं करना। तो हर इंसान का ऐसे ही होता है। एक राइटर होने की हैसियत से एक खुदा की तरह सोचना पड़ता है। हमें किरदार बनाना है, उसे जीना है, उस जगह तक पहुंचाना है जहां वो किरदार हमारे फिल्म में, ड्रामे में, हमारे खेल में दाखिल हो रहा है। वहां तक उस किरदार को जीना पड़ता है, हर किरदार। अगर एक ड्रामे में या एक फिल्म में 19 किरदार हैं, मैं वो तमाम किरदार जीऊं, तभी मैं उनको बेहतर लिख सकूंगा, उनकी तरह सोच सकूंगा। फिर मैं अगर नाजो धोबन का किरदार बोल रहा है तो वो मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं वो जुमला लिखूंगा ही नहीं, मैं उससे अल्लामा इकबाल का फलसफा नहीं बुलवाऊंगा, मैं उससे उसका विजडम बुलवाऊंगा, क्योंकि वो खुद बोल रही होगी। जब मैं उसको जी लूंगा, उस किरदार को, नाजो धोबन के किरदार को, तो मैं वो नाजो धोबन के ही आहंग में कोई बात कर दूंगा। के साथ कपड़े तो सभी धोते हैं, हम जरा दिल से रगड़ते हैं, झाग भी निकलता है, मैल भी निकल जाता है, कभी कभी वो मैल साथ हमारे दिल का मैल भी ले जाता है। इस तरह की बात करवा दूंगा शायद, उसके विजडम के बाद। तो ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये वो खुद ही कर रही है, क्योंकि मैं उसको जी चुका हूँ उसकी। मैं इस तरह सोचता हूँ, और ये सीख हमें
स्क्रीन प्ले राइटिंग और ड्रामा राइटिंग और फिल्म राइटिंग जब हमने पढ़ी, और खास तौर पे जुबैर अब्बासी साहब ने इसमें बहुत मेरी मदद की। वो मेरे उस्ताद थे और उनके साथ मैंने असिस्ट किया काफी अरसा, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मेरी दादी मेरी उस्ताद थी, वो भी राइटर थी, उन्होंने मुझे बड़ा कुछ सिखाया। तो ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये पढ़ने से नहीं आती, ये लोगों से इंटरेक्ट करने में आती है। मैं बहुत सोशल नहीं हूँ, लेकिन मैं जिन लोगों से भी मिलता हूँ, मैं उनका अमीक मुताला करता हूँ। मैं उन लोगों के दरमियान घुल मिलकर, उनसे मोहब्बत करके और उनकी मदद करके उनके अंदर से कुछ ना कुछ ले लेता हूँ। वो समझते हैं मैं उनकी मदद कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो मुझे कुछ ना कुछ दे रहे होते हैं, अपनी साइकी बता रहे होते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते वो अपना ब्रॉटअप बता रहे होते हैं, अपने असातिज़ा बता रहे होते हैं, अपने दोस्त बता रहे होते हैं। वो सब कुछ मैं जान लेता हूँ और फिर मैं अपने किसी किरदार के साथ उस को मुंसलिक कर देता हूँ। अच्छा, ये बताएं शाहिद साहब कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि कोई काम ऐसा जो आप करना चाहते हैं, जो आपने सोचा हुआ है, जो अब तक नहीं हुआ, और जैसे आपकी बातों में मुझे एक बात जो फील हो रही है वो ये कि आप कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट्स जो है वो हमारे मुल्क में इतना करने का रुझान नहीं है, हम लोग एक ही तरह का काम कर रहे होते हैं। कोई चीज आपके जहन में जो आपको लगता है कि आप करना चाहेंगे, थोड़ा सा एक फर्क लाना चाहेंगे, स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि कोई ड्रामा, कोई फिल्म, कोई रेडियो और कोई खेल, वो उससे अब हम आगे निकल चुके। बहुत सारा काम कर लिया और बहुत सारा काम ऐसा था जो सोचा था करना चाहिए, लेकिन अब ख्याल ये आता है कि ये बहुत जरूरी नहीं है। हम एक इदारा हमने फॉर्म किया है, मैंने और छोटे भाई ने, खुर्रम निज़ामी ने, उसका नाम है माँ वेलफेयर ट्रस्ट। वो हम रजिस्टर करवा रहे हैं और उस वेलफेयर ट्रस्ट के तहत हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान में कुछ तब्दीली आए, कुछ उस कुदाल से एक ऐसी चोट लगाएं कि उस दीवार में कोई दरज, कोई सुराख पैदा हो जाए जिससे रोशनी अंदर आ जाए। उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। हम इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, ख्वाह वो इस मुल्क में रहकर हो या ख्वाह उन लोगों की तरह जो बाहर जाके काम करते हैं और यहाँ पैसा बेचते हैं, उनकी तरह हो। हम इंटरनेशनली कोई स्टैंडिंग बनाना चाहते हैं। अल्लाह उसमें इस वक्त हमारी मदद भी करे, तो मैं समझता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिल्म करना चाहते थे, वो कर ली, मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स पे ड्रामा भी कर लिया, मैंने थिएटर भी किया, रेडियो भी किया, फिल्म भी की, टीवी भी किया, तो वो तो सब हो ही रहा है। वो तो रोटी कमाने का एक तरीक़ाकार है जो अल्लाह ताला ने सिखा दिया, वो हम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंसान होने की हैसियत से हमें कुछ करना चाहिए। हम सबको कोई एफर्ट करनी चाहिए, अपने इर्द गिर्द फैले हुए लोगों को देखें और हम सोचें कि हमें अल्लाह ने क्या दिया है। अगर मेरे पास इल्म है, मैं वो इल्म दे दूं। अगर मेरे पास रोटी है तो मैं वो रोटी बांट दूं। अगर मेरे पास ताकत है तो मैं वो ताकत से उनकी किसी तरीके से मदद कर सकूं। वक्त है तो मैं वक्त दे दूं। जो भी चीज, सिर्फ मैं नहीं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप जरा सोचिए एक लम्हे को रुककर। हम भागते चले जा रहे हैं उस रेस में जो आखिर में हमें एक गड्ढे में गिरा देगी। वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, अगर वो मुसलमान, यहूदी या ईसाई है, तो उसी गड्ढे में गिरेगा जिसे हम कब्र कहते हैं। तो उस गड्ढे में गिरने से पहले एक दफा ब्रेक लगाएं और सोचें कि क्या ये जो काम आप करते जा रहे हैं अल्लाह ने या आपके खुदा ने, या आप जिसको ब्रह्मा कहते हैं, आप उसको जो भी कहते हैं, या आप उसको नहीं मानते, तब भी क्या आप इसलिए पैदा हुए? क्या आप ये रोटी कमाने के लिए या अपने बच्चों के, सिर्फ अपने लिए वो खुदगर्जी जो है उससे बाहर निकल कर क्या हमने कभी सोचा है कि हम कुछ बेहतरी भी ला सकते हैं, जैसे आइंस्टाइन ने किया, या जैसे जिसने वैक्सीन पोलियो की इजाद की उसने किया, या जिसने कुत्ते के कांटे की दवा इजाद की उसने किया, या और चीजें दरियाफ्त की, वो मैडम क्यूरी। क्या उन लोगों ने ये सोचा होगा कि मैं अपने बच्चों के लिए करूं या अपने लिए करूं? पार्ट ऑफ देयर नोबेल प्राइजेस। मैं ये समझता हूं कि हमें बाहर निकलकर अपने आप से सोचना चाहिए, बहुत जरूरी है ये, और इस वक्त के दौर की बहुत बड़ी जरूरत है। हम एक गार में पैदा हुए थे, उस गार में अकेले रहते थे, अपने लिए एक दूसरे इंसान को कत्ल कर देते थे अपनी जान बचाने के, और फिर उसके बाद हमने तरक्की की, हमने खानदान बना लिया, फिर हमने कबीला बना लिया, फिर हमने रियासत बना ली, फिर हमने मजहब आया, तो हमने और फिर एक वक्त आया कि हम पूरी दुनिया के लिए काम करने लगे, और आज हम दोबारा उसी गार में अकेले हैं, अपने सगे भाई को, अपने सगे बाप को कत्ल कर देते हैं जायदाद के लिए। तो हम पीछे चले गए, वापसी की दौड़ शुरू हो गई, बहुत जल्दी हम पीछे आ गए। मेरे ख्याल से हमें सोचना चाहिए। अच्छा, रूहानी मामला कैसा है आपका? मुझे मतलब आपकी बातों से जो मुझे अंदाजा हो रहा है, एक तो ये कि मैंने देखा, मतलब अमूमन ये एक बात होती है कि अगर देखा जाए ना, अल्लाह ताला का हमारे ऊपर सबसे बड़ा जो रिश्तों के हिसाब से एहसान है वो हमारी माँ का रिश्ता है। कि माँ एक ऐसा रिश्ता होता है, जब होती है तो रहमत, शफकत
और सब कुछ, जब वो चली जाती है तो फिर भी वो रहमतें जो है ना हमारे साथ रहती हैं। मतलब मेरी अपनी अम्मी की डेथ हुई, उसके बाद मैंने अपने अंदर बहुत चेंज देखा। आप भी यही बात कर रहे हैं कि आपकी अम्मी की डेथ हुई तो उसके बाद आपके अंदर एक बड़ा चेंज आया। तो ये जो माँ और मतलब माँ के जरिए अल्लाह तक पहुंचने का सफर है ना, मुझे लगता है कि ये रहता है। मतलब जब बचपन होता है हमारा तो हमारी माँ हमें मतलब जो है ना एक तरह का वो जोर दे रही होती है मुसलसल के नमाज पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, अच्छे काम कर लो, नेकियों की तरफ चले जाओ। वो नहीं भी होती तो उस रास्ते पे हम खुद ब खुद चलना शुरू कर देते हैं जो अल्लाह की तरफ जा रहा होता है। तो आपका क्या ताल्लुक किस तरह का है ये? मैंने अल्लाह को अपना दोस्त पाया, और मैंने, मेरे ख्याल से अम्मी के जाने के बाद अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कभी कभी कि मैं बच्चा हो गया अम्मी के जाने के। मैं फूट फूट के रो दिया कर, क्या मैं बड़ा हो गया? तो मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़े बहन भाई हूँ मैं, 7 बहन भाई, उसमें सबसे, तो वो एक जिम्मेदारी थी जिसकी वजह से मैं रोया नहीं अम्मी के अंदर। लेकिन मैं तन्हाई में, वो मैं रोता तो वो लोग भी टूट जाते, और वो सब टूटे भी हैं हम सब। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि वक्त मरहम होता है और वक्त जो है वो इस गम को कम कर देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज 2 साल 10 महीने हो गए अम्मी को गए, 2 साल 11 महीने, और मुझे ऐसा लगता है कि कल तदफीन थी या परसों मैं उनके साथ बैठा हुआ, तो वो दुख कम नहीं होता। बाकी अल्लाह से जो रिलेशन है वो तो बहुत पुराना है। वो तो जब मैंने रियलाइज किया कि अल्लाह है, वो देखता है, वो सुनता है, वो जवाब देता है, वो बात करता है, तो फिर वो रिलेशन स्ट्रांग होता चला गया। अम्मी का उसमें किरदार एक अजीब व गरीब सा है। मैं, मेरे ख्याल से 8वीं में था शायद, मैं जुम्मे की नमाज के लिए जा रहा था, हम जुम्मे के मुसलमान थे। मैं नमाज पढ़ने जा रहा, तो कहने लगी क्यों? तो मैंने कहा इसलिए कि मैं मुसलमान हूं। तो कहने लगी तुम क्यों मुसलमान? मैं हैरान हूं। मैंने कहा इसलिए कि आप मुसलमान हैं, पापा मुसलमान। उन्होंने कहा तुम में और उन काफिरों में कोई फर्क नहीं है। जिनको रसूलुल्लाह ने जब दावत दी थी तो उन्होंने कहा था कि हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते हैं, हमने विरसे में इस्लाम दे दिया। तो सोचो कि क्या तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए, या तुम्हें जानना चाहिए कि वो मजहब जिसके जरिए तुम खुदा तक पहुंच रहे हो वो सही है या नहीं। मैंने नमाज उस छोड़ दी और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने मुख्तलिफ रिलीजन्स पढ़े और मैंने उसमें ग्रंथ साहब भी पढ़ी, बाइबल हमारे कोर्स में थी, मैं सिंटैक्स में पढ़ता था तो वो भी मैंने पढ़ी, और फिर लेकिन उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पढ़ी। फिर मैंने वेद भी पढ़े हिंदुओं के, और गीता भी पढ़ी मैंने, बौद्ध भी पढ़े मैंने। तो मैंने मुख्तलिफ रिलीजन्स पढ़े और फिर मैंने दीन के बारे में मालूमात हासिल की, और उसके बाद फिर वो एक बॉन्डिंग मेरी खुदा को जानने की और समझने की, वो एक बॉन्डिंग सी क्रिएट होती चली गई खुदा के साथ मुख्तलिफ रिलीजन्स के जरिए। हर रिलीजन जो है वो खुदा तक ले जाता है, उससे मिलवाता है, उसकी कोई शिनाख्त करवाता है। और मैंने वो पढ़ा और मैंने उसको जाना। हर रिलीजन का पॉइंट ऑफ व्यू सेम है। मुझे समझ में आया कि अरे अच्छा, ये तो हिंदू भी वही बात करें जो हम करते हैं, कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है, डिफरेंसेस, बट देयर आर अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज। सच बोलो, पूरा तोलो, किसी को धोखा नहीं दो, झूठ नहीं बोलो। अगर आप रमजान में रोजे में कुछ खा ले तो रोजा टूट जाता है, रोजा टूट जाता है झूठ बोलने से, किसी को धोखा देने से भी टूट जाता है, क्योंकि आप इस्लाम से खारिज हो जाते हैं अगर आप झूठ बोलते हैं। तो आप रोजे की हालत में झूठ बोलेंगे तब भी आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, जब आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे तो रोजा तो रहेगा ही नहीं। ये सब चीजें हमारे बताई नहीं जाती। जो हमारे वो लोग जो पेशरो हैं, जो राहबर हैं, जो पेशवा हैं, वो आपको नहीं बताते कि असल में दीन क्या कह रहा है, असल में कुरान क्या कह रहा है। वो मैंने समझा और मेरा एक बॉन्डिंग, एक अल्लाह से रिलेशन बन गया। अम्मी का मैंने आपको कैरेक्टर बता दिया कि इसमें क्या था। अम्मी किस तरह से हमें सिखाती नहीं, और खुदा के बारे में इंटेलेक्चुअल्स थे वो लोग, अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे बुजुर्ग जो थे वो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनके दरमियान रहकर मैं भी कुछ थोड़ा बहुत एक कतरा सीख गया और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं खुद भी कुछ दानिश हासिल करूँ। जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच। मतलब अगर देखा जाए ना तो हमारी यहाँ सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी ये होती है कि हम अपने बच्चों को इस तरफ जो है ना, मतलब हम कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरों के रिलीजन को अगर पढ़ रहे हैं, हम पता नहीं क्यों इनसिक्योर हैं, जबकि हमें बड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए इस चीज के ऊपर कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दीन है। आपकी वालिदा ने आपको खुद ये मौका फराहम किया कि कंपैरेटिव रिलीजन जो है आप उनके बारे में पढ़ें, आप उनको समझें, और उसके बाद फिर आपने मतलब आप लौट कर आए, लेकिन उस एहसास के साथ आए कि हाँ मैंने खुद इसको इख्तियार करना है। तो बड़ी मतलब बहुत अच्छी और बहुत ही जबरदस्त बात है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपके जो
बुजुर्ग हैं आपके, जितने जो लोग आपके इर्द गिर्द रहे, आपकी वालदा, आपकी फैमिली, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, और ये वाकई बड़ा मतलब रेयर है जो उनका जिस तरह का बिहेवियर था। तो जबरदस्त, बहुत आला। और शाहिद साहब, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूंगी कि इंशाल्लाह हम आगे भी इस तरह से जो है जरूर रखें कि आपसे बात हो सके और आपसे हम सीख सकें बहुत कुछ। बहुत अच्छा लगा, और मेरी बेशुमार दुआएं हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला जिस तरह से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, दीगर आपके जो मकासद हैं, आपने जो ट्रस्ट बनाना है, अल्लाह आपको सब में बहुत 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 कामयाब करे इंशाल्लाह ताला, और वो सब कुछ आपको मिले जो आपकी ख्वाहिश है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल की भड़ास निकली और मुझे खुशी है कि मैंने आपको ज्वाइन किया। हम बहुत अरसे से ये हो रहा था कि हम मिलेंगे और ये शो हम जो है वो साथ करेंगे, लेकिन इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था मसरूफियत की बिना पर भी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं यकीनन बिल्कुल दोबारा ज्वाइन करूंगा जब भी आप कहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे ही आपका वो प्रोजेक्ट जिसका अभी आप नाम नहीं बता सकते वो लॉन्च होगा, तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा। हम इंटरव्यू रखेंगे और फिर आपके कैरेक्टर को समझेंगे, जानेंगे आपकी जुबानी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।